जय हिंद आप सभी को। आइए चलते हैं अपनी क्लास में आगे बढ़े। लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ी थी उसके आगे हम कुछ और सवाल लगाएंगे आज। देखिए एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सवाल को पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है, जिसको जो लैंग्वेज सूट करती है आप उसको देखिए। देखिए सवाल लिखा हुआ है, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। क्या लिखा हुआ है? एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल जो होंगे उन सवालों में आपको 2 कंडीशंस दे रखी होंगी। उन दोनों ही कंडीशंस को ध्यान से पढ़ के उन 2 कंडीशन से 2 इक्वेशंस आपको बनानी होंगी। 2 कंडीशन जब दी होंगी तो हर कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी। तो 2 कंडीशंस हैं, 2 इक्वेशंस आपके सामने बन जाएंगी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको रिक्वायर्ड आंसर आपका मिल जाएगा। जो भी आपको रिजल्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा। A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. If 18 is added to the number, the digits of the number are interchanged. Find the number. मतलब देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़िए और पहचानिए कि इसमें जो 2 कंडीशंस हैं वो क्या क्या है। पहली बात, सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करें और देखें क्या करेंगे। बात सबसे पहले सवाल में किस बात की गई? एक दो अंकों की संख्या की बात की गई। ठीक है, एक दो अंकों की संख्या की बात की गई। तो कल भी आपको बताया गया था कि जब भी 2 अंकों की किसी संख्या की बात की जाए तो आप संख्या क्या मानते हैं? माना संख्या 10x प्लस वाई है। 2 अंकों की एक संख्या हमेशा क्या मानी जाती है? 10x प्लस वाई मानी जाती है। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी बनी है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 2 अंकों की एक संख्या, या लिखना चाहे तो ये लिख लीजिए, संख्या जो है 2 अंकों की संख्या जो है वो अंकों के योग की अंकों के योग से 4 गुनी है। देखिए सवाल यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सवाल में जो कंडीशन है वो कंडीशन कह रही है कि 2 अंकों की जो संख्या है वो संख्या कैसी है? उस संख्या के अंकों के योग से 4 गुनी है। अगर अंकों का योग कर दिया जाए, अंकों के योग का 4 गुना कर दिया जाए तो अंकों के योग की 4 गुनी जो है वही संख्या है। यानी संख्या इज इक्वल टू अंकों का योग और उसका 4 गुना। संख्या क्या आपने मानी है? 10x प्लस वाई। अंक क्या है? इकाई और दहाई के अंक x और y, और 4 गुना ये रहा। सॉल्व कर लीजिए इसको। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। इक्वेशन बना लीजिए, कितना हो जाएगा? 4x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x, और y उधर चला जाएगा, कितना बचेगा? 3y। यानी यहां से 3 को इधर ले आइए अगर आप, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6x अपॉन 3। यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x। इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन को आपने यूज किया, पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरी कंडीशन को यूज कीजिए। क्या लिखेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पुनः प्रश्नानुसार। अगली बात में कहा गया यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। क्या कहा गया है? If 18 is added to the number, the digits of the number are interchanged. अगर जो भी संख्या है उस संख्या में अगर 18 जोड़ दें हम, तो जोड़ने के बाद जो नई संख्या मिलेगी वो कैसी होगी? पुरानी वाली संख्या में अंकों को बदल कर जो संख्या मिलेगी वही होगी। यानी पुरानी संख्या में 18 जोड़िए तो पुरानी वाली संख्या के अंकों को बदल कर नई संख्या जो बनेगी वो मिल जाएगी आपको।
तो पुरानी, इसका मतलब क्या है, सवाल कह रहा है कि संख्या जो भी आपकी है पुरानी, उसमें अगर आप 18 जोड़ दीजिए तो जो आपको मिलेगा वो संख्या के अंकों को पलट कर बनने वाली संख्या मिल जाएगी। यानी संख्या में 18 जोड़ दिए तो अंकों का संख्या के अंक आपस में पलट जाएंगे। 10x, अच्छा 10x, ये x इधर ले, 10x में से x चला गया, 9x बचा। y इधर ले आइए तो 10y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10y और प्लस का y, माइनस का 9y हो जाएगा। 18 उधर चला जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। y की वैल्यू 2x आप यहां रख दीजिए तो x माइनस वाई की जगह 2x इज इक्वल टू -2, यहां आप लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ये क्या बचेगा, -x इज इक्वल टू -2, दैट इज x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी समीकरण 1 से। कितनी वैल्यू मिलेगी x की, सॉरी y इज इक्वल टू कितना है 2x, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी y इक्वल टू 4 आ गया। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो हमको संख्या मिल जाएगी। संख्या क्या है 10x प्लस वाई। 10x का मतलब 2 प्लस y का मतलब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ये आंसर हो गया। जिस संख्या की जरूरत आपको थी वो 24 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आप जो इस तरीके के सवालों में जो भी आपका आंसर आएगा उसकी जांच, उसका टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो आंसर आपका सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आया है, जो आपकी संख्या आई है, सवाल में जो कंडीशंस दे रखी हैं वो संख्या के लिए ही तो दे रखी हैं। जो कंडीशंस हैं वो इसी संख्या के लिए तो दे रखी थी। तो इस संख्या पर आप ये कंडीशंस अप्लाई करके देखिए। अगर अप्लाई हो, अगर दोनों की कंडीशंस अप्लाई हो जा रही हैं तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया, जो संख्या आई वो सही है। पहली कंडीशन देखिए, कहा गया है 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। संख्या आपकी आई है 24, अंकों का योग अगर करिए तो कितना होगा 2 और 4 मिलके 6। अंकों का योग 6 है और सवाल कह रहा है कि अंकों के योग की 4 गुनी संख्या है। तो अंकों का योग 6 और संख्या 24, 6 का 4 गुना 24 है कि नहीं है? तो क्योंकि अंकों के योग की अंकों का योग है 6, संख्या है 24, तो अंकों के योग के 4 गुनी संख्या है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, अगर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 24 है, इसमें आप 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। 24 में अगर आप 18 जोड़ दिए तो 42 हो जाएगा। और 24 42 में क्या फर्क है, अंक इधर उधर हैं, यहाँ 2 पहले 4 बाद में, यहाँ 4 पहले 2 बाद में, यानी अंक बदल गए। अगर 18 जोड़ा आपने तो अंक पलट गए, और अगर अंक पलट गए तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो जब आप सवाल लगाइए पेपर में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आइए कि आपने बिल्कुल सही सवाल लगाया है और आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर अगला देखिए सवाल। अगले सवाल पे आ जाएं। देखिए अगला सवाल क्या है। ये है आपका सवाल। देखिए पढ़ा जाए क्या है सवाल। अ पर्सन हैज 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स in his purse. He has a total of 11.25 rupees. The number of coins in this is 50. How many coins of both types does he have? ठीक है, क्या मतलब है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास एक पर्स है
सवाल में कहा गया एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 11 रुपए 25 पैसे हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक, अगर आप व्यवहारिक तौर पर सोचिए, प्रैक्टिकली अगर आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए चीजों को, तो आप सवालों के सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यहां पर क्या किया गया, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। एक व्यक्ति के पास एक पर्स है, एक झोला, एक थैला, एक बैग, कुछ भी है, एक पर्स है। उस पर्स में उसके पास बहुत सारे सिक्के हैं। सिक्के दो वैरायटी के हैं, एक तो 20 पैसे के सिक्के हैं और दूसरा 25 पैसे के सिक्के हैं। 20 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। और उसकी पर्स में टोटल जो रुपए हैं, मतलब इन 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को सबको मिला के जब गिना जाए, जब काउंट किया जाए, तो टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं? टोटल जो पैसे हैं वो कितने हैं? 11 रुपए 25 पैसे। बात समझ में यहां पे आई? पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन में बाद में जाएंगे। एक व्यक्ति की पर्स में कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं, और टोटल सारे सिक्कों को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिला के आपके पास, मतलब उन सिक्कों से मिलकर बनने वाले जो पैसे हैं वो कितने हैं? 11 रुपए 25 पैसे हैं। तो इस बात को कैसे आप यूज करेंगे? देखिए, मान लीजिए पर्स में 20 पैसे हैं, 20 पैसे के कुछ सिक्के हैं, तो 20 पैसे के कुछ सिक्के मिलकर कुल कितने रुपए बनाएंगे? अगर 20 पैसे के मान लीजिए 2 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 20 पैसे वाले सिक्के मिलकर कितने रुपए बनाएंगे? 2 गुणे 20 पैसे। या मान लीजिए 20 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने बनाएंगे? 3 गुणे 20 पैसे। अगर 20 पैसे के 4 सिक्के हैं, 20 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं, तो 20 पैसे वाले सिक्के आपस में सारे मिलकर, चारों मिलकर कुल कितना धन बनाएंगे? 20 पैसे और गुणे 4 हो जाएगा। इस तरीके से तो होगा। भाई 20 पैसे का एक सिक्का है तो कुल मिला के वो 20 पैसा है। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कुल मिला के वो 40 पैसा है। 40 पैसा कैसे हुआ? 2 गुणे 20। 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कुल मिला के 60 पैसा हुआ। कैसे? 20 पैसा गुणे 3। तो हमने मान लिया कि 20 पैसे के टोटल x सिक्के हैं। कितने हैं? x सिक्के हैं। 20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 2 गुणे 20, 3 सिक्के हैं तो 3 गुणे 20, 4 सिक्के हैं तो 4 गुणे 20, 5 सिक्के हैं तो 5 गुणे 20। तो हमने मान लिया कि x सिक्के हैं 20 पैसे के, तो यानी 20 पैसे वाले सिक्के होंगे, टोटल कितना रुपया बनाएंगे? x गुणे 20। सेम यही कंडीशन इस 25 पैसे वाले। 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 पैसे, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 100 पैसे। कैसे? 4 है तो 4 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा, 2 है तो 2 से गुणा। हम मान लेंगे कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? y। तो 25 पैसे वाले सिक्के मिलकर टोटल कितने रुपए बनाएंगे? इतने। 20 पैसे वाले सिक्के मिलकर कुल इतना धन बनाएंगे, 25 पैसे वाले सिक्के मिलकर कुल इतना धन बनाएंगे। तो अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो पर्स में कुल कितना धन है पता चल जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो पर्स में कुल कितना धन है? 11 रुपए 25 पैसे सवाल कह रहा है। तो 20 पैसे वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के टोटल मिलकर 11 रुपए 25 पैसे बनाएंगे। तो ये एक इक्वेशन बनेगी आपकी ऐसे। फिर इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो इसको जरा यही काम फेयर करते हैं। एक चीज आप और समझ लीजिएगा इस सॉल्यूशन शुरू करने से पहले। सवाल में जितनी भी चीजें दे रखी हूं वो जिस यूनिट में दे रखी होती है उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, मात्रक हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे दूरी की अगर बात की जाए तो अगर एक चीज मीटर में दे रखी है, दूसरी किलोमीटर में दे रखी है, तो या तो आप पूरे सवाल की सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट करिए, तब पूरा सवाल मीटर में लगाइए, या पूरे सवाल को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, किलोमीटर में लगाइए। बिल्कुल सेम यहां पर भी वही बात है। एक यूनिट आपको सिक्कों का मामला पैसे में दिया है और जो थैले में टोटल रुपए हैं वो आपको रुपए में दिया है। तो या तो आप इस रुपए को पैसे में बदल लीजिए या फिर इन पैसों को रुपए में बदल लीजिए। तो आप वो कन्वर्जन किया करिए हमेशा जिसमें कैलकुलेशन आगे चल के करना आसान हो। अगर आप पैसों को रुपयों में बदलेंगे तो 20 पैसे को रुपए में बदलने के लिए आपको 100 से करना पड़ेगा भाग, और जब भाग करेंगे तो इसको आप लिखेंगे 0.20। ऐसे ही 25 को
करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे आप 0.25। तब आप इधर रुपए बने रहने देंगे, क्योंकि इधर रुपए हैं, इनको भी हमने रुपया बना लिया, इनको भी रुपया बना लिया, तो रुपया प्लस रुपया बराबर 11 रुपए 25, मतलब 11.25 रुपया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, पूरा सवाल अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 0.25 और 0.20 को लेकर चलना पड़ेगा कैलकुलेशन में, लास्ट में फिर आप पॉइंट हटाएंगे, ये सब करेंगे। इससे बढ़िया क्या है कि जो रुपए हैं उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, इधर भी पैसा इधर भी पैसा, 11 रुपए 25 पैसा जो है उसको भी आप पैसे में ही कन्वर्ट कर लीजिए। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये पूरी कहानी आप जरा फेयर करेंगे। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करें, कहा गया उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो हम मान लें सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 20 पैसे के X सिक्के तथा 25 पैसे के Y सिक्के हैं। इसलिए 20 पैसे के, इसलिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार 20 पैसे के सिक्के कितने हैं X और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं Y। तो X सिक्के 20 पैसे के मिलकर 20X पैसे बनाएंगे, और 25 पैसे के Y सिक्के अगर आपस में मिल जाएंगे तो 25Y पैसे बनाएंगे, और दोनों को मिला दीजिए तो टोटल पैसे बन जाएंगे। और सवाल कह रहा है टोटल पैसे कितने हैं, 11.25 रुपए, और रुपए का मतलब कितना है, रुपए गुणे 100 पैसे में कन्वर्ट होगा। वैसे कितने थे, कुल रुपए कितने थे 11.25, लेकिन पैसे में इधर भी पैसा इधर भी पैसा, तो हमको इधर भी पैसा करना पड़ेगा, तो इसलिए 100 से गुणा कर दिया, ये रुपए पैसे में कन्वर्ट हो गए। ये आपका हो गया। इसमें कॉमन ले लीजिए जरा, 5 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 5 कॉमन मिलेगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1125, 100 से गुणा होगा। 5 उधर काट देगा इसको, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1125/5, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी बात क्या कहेगी, सिक्कों की कुल संख्या 50 है, तो हमने टोटल सिक्के कितने माने हैं, 20 पैसे के टोटल X सिक्के हैं और 25 पैसे के टोटल Y सिक्के हैं, और 20 पैसे और 25 पैसे के कुल मिलाकर सिक्के 50 हैं। तो इसका मतलब फिर से जब प्रश्नानुसार आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, कुल सिक्के। सवाल कह रहा है कुल सिक्के हैं 50, और हमारे हिसाब से कुल सिक्के हैं X प्लस Y। यानी यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई, Y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू आ गई 50 माइनस x। एक्स वाई में एक समीकरण ये है, एक्स वाई में एक समीकरण ये है। y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं x के टर्म्स में, y की ये वैल्यू उठा के आप इसमें रख दिए समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, 4x प्लस 5y की जगह 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 to 5, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 बचे 25 माइनस
5x बराबर 225। 4x में से 5x चला गया तो माइनस का x बचा, 250 उधर चला गया, 225 में से घट गया तो माइनस का 25 बचा, यानी कि x इक्वल टू आ गया 25। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। y इक्वल टू 50 माइनस 25 यानी y इक्वल टू 25। आंसर लिख दीजिए था। कितने कितने सिक्के हैं, तो x और y ही तो माने थे आपने, तो आप लिखेंगे अतः 20 पैसे के कुल सिक्के बराबर 25 और 25 पैसे के कुल सिक्के बराबर भी, ये आपका आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में, आसान है सवाल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सवालों में वैसे वैसे आपको सवाल आसान लगते जाएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके के सवाल आप लगाते चल रहे हैं वैसे आप सवाल अपनी बुक्स में ढूंढिएगा, जो भी सवाल वैसे मिले उनको आप लगाइएगा। ये है आपका एक अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा सवाल अब बदल गया है, अभी तक आपने संख्याओं के सवाल लगाए और चीजों के लगाए, अब आप भिन्न के सवाल लगाएंगे। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। देखिए थोड़ी सी बात जान लीजिए भिन्न के विषय में, उसके बाद सवालों पे बढ़े आगे। भिन्न में, भिन्न से रिलेटेड सवाल लगाएंगे। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर। ऐसी कोई व्यवस्था अगर लिखी हो, अंश बटे हर यानी अपान की लाइन हो, अपान के ऊपर कुछ हो, अपान के नीचे कुछ हो, तो इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें ऊपर जो लिखा होता है इसको हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे जो लिखा होता है इसको हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर या x अपॉन y, ऊपर x नीचे y, अंश और हर। इससे रिलेटेड सवाल अब आपको मिलेंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ा जाए। सवाल में लिखा है एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने। भिन्न के यानी फ्रैक्शन जो है उसके अंश को यानी कि न्यूमरेटर को 3 से गुणा करने तथा हर में 3 घटाने पर यानी डिनोमिनेटर में 3 घटा दिया जाए तो वो 18/11 हो जाती है। मतलब एक फ्रैक्शन दिया गया है, एक फ्रैक्शन कोई है, एक भिन्न कोई है, उस भिन्न के अंश को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हर में अगर 3 घटा दिया जाए यानी डिनोमिनेटर में 3 घटा दिया जाए, तो अब ये बात तो स्वाभाविक है कि उस भिन्न की वैल्यू बदल जाएगी, उस फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। तो बदल कर क्या हो जाएगी, 18/11। ये पहली कंडीशन है। दूसरी, लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर को 2 से गुणा किया जाए। अब अगली कंडीशन में कहा गया कि पहला जो काम किया था वो आप करने के बाद अगर न्यूमरेटर में आप 8 जोड़िए और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो अब ऐसी स्थिति में जो नई भिन्न मिलेगी, जो नया फ्रैक्शन मिलेगा 2/5 हो जाएगा। तो आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन ज्ञात करना। वही नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 18/11। वही है कि इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फंक्शन फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई किया जाए न्यूमरेटर को, एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए, 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, एक फ्रैक्शन पहले से था, उसके अंश और हर में कुछ कुछ बदलाव कर दिए गए तो पूरा फ्रैक्शन बदल जाएगा। तो यही कहा गया, ये बदलाव करने पर जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो 18/11 हो जाएगा। एक इक्वेशन बनेगी यहां से। दूसरी कंडीशन कही गई कि इफ 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2,
अगली बार में न्यूमरेटर में 8 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर से फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। फिर से बदली हुई फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो इस बार क्या होगी 2/5। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, आइए सवाल सॉल्यूशन पे देखें। देखिए, अगर चैप्टर का बेस आप पकड़ पाए हैं कि सवालों को किस तरीके से हम शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है वो हम मान लें। माना भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, x/y है। भिन्न जब भी आप मानेंगे तो x/y के फॉर्म की ही मानेंगे कि ऐसी ही होती है, ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश में x और हर में y। तो मान लिया हमने भिन्न x और y है, x/y है सॉरी। तो क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है पहली कंडीशन, भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने। भिन्न का अंश कितना है, भिन्न के अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए, और हर में क्या कर दिया जाए 3 घटा। बस सवाल जो जो कहता जाए वो आप करते जाइए। देखिए सोल्यूशन कैसे अपने आप होता है। अंश को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हर में 3 घटा दिया, और इतना करने के बाद कहा गया है कि वो भिन्न 18/11 हो जाती है। यानी ये करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 18/11। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। इधर आइए आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33x, ये उधर चला जाएगा 18y माइनस 18 तिया 54, ये 33x हो गया। 3 देखे मिल जाएगा कॉमन। एक सेकेंड रुकिए, आप ये मत करिए, यहीं पे देखिए इस 3 से इस 18 को काट दीजिए, 3 छाक 18 कितना हो जाएगा। अब इधर ले आइए, ये हो गया 11x, ये 6y और माइनस 6 तिया 18 यानी 11x। यहां से x की वैल्यू ही निकाल लीजिए सीधे, बार बार क्यों करना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6y माइनस 18/11। जहां पे x की जरूरत पड़ेगी रख देंगे इसको। ये हो गया, पहली शर्त हो गई। अब क्या लिखेंगे, दूसरी शर्तानुसार। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऐसे लिखेंगे, जिनको इंग्लिश में लिखना है वो ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लेट फ्रैक्शन इज दिस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये रहेगा, फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए, अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी, शायद नहीं होनी नहीं चाहिए। अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर को 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 5x प्लस 5 अट्ठे 40 4y, तो ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 40। ऐसे लिख लीजिए, 4y इक्वल टू 5, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 6y माइनस 18/11, और ये प्लस का 40। क्या करेंगे 11 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या होगा 5 से ब्रैकेट खुलेगा, 30y माइनस 18 पंचे 90 प्लस 11 एलसीएम लेंगे, 11 चौक 44 और बटे 11। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 44y, 11 इधर आ गया, ये हो गया आपका
30y माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 440 में से 90 गया, कितना बचा? 350। 30y इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 44 में से 30 चला गया, 14y बचेगा। इज इक्वल टू कितना बचा? 350। y इज इक्वल टू 350/14। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 2 से 50 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 25। y की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई का मतलब 25 माइनस 18/11। x बराबर हो जाएगा कितना? 25 छक्का कितना होगा? 150 माइनस 18/11, ये कितना हो जाएगा? 10 में से 8 की, ये 10 चला गया, 132 बचेगा बटे 11, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, x बराबर 12। x भी पता चल गया आपको जो कि अंश है, y भी पता चल गया जो कि हर है। तो आपको भिन्न निकालनी थी, फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। उसी आधार पर अगला क्वेश्चन है, उसी देखिए वैसा उसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसको लगाकर फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। यहीं पे पढ़िएगा सवाल। कहा गया एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। वही चीज, सेम चीज नीचे लिखी हुई है। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 4। कोई एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उन दोनों का सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम अगर आप करें तो क्या है वो? 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप जोड़ दें तो वो न्यूमरेटर के दोगुने से 4 ज्यादा होगा। ठीक, अंश और हर को अगर आप जोड़ दें तो वो जोड़ उस अंश के दोगुने से 4 अधिक होगा। तो सॉल्यूशन शुरू करें एक एक कंडीशन को लेकर। सबसे पहले क्या मान लेंगे? फ्रैक्शन मान लेंगे। माना भिन्न, यानी लेट फ्रैक्शन इज x/y। माना भिन्न x/y है, तो फिर वही बात आ जाएगी आपकी प्रथम शर्तानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? देखते जाइए। ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये उसका अंश है यानी न्यूमरेटर, ये हर है यानी कि डिनोमिनेटर। सवाल में कहा गया भिन्न के अंश और हर का योग। अंश और हर का योग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, फ्रैक्शन सम कर दीजिए। तो अंश और हर का योग क्या है? अंश और हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। अंश और हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 ज्यादा है। यही तो सवाल में कहा गया। सवाल में कहा गया अंश और हर को अगर जोड़ दीजिए, दूसरी तरफ अंश का दोगुना करके उसमें 4 जोड़ दीजिए तो दोनों चीजें बराबर हैं। ये सवाल कह रहा है। सवाल ने कहा है अंश और हर का योग अंश के दोगुने से 4 अधिक है, यानी अंश के दोगुने से 4 अधिक करो अगर, तो अंश और हर के योग के बराबर मिल जाएगा। ठीक, ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। इस इक्वेशन से क्या करिए? y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x उधर जाएगा, 2x में से x चला गया, 2x माइनस x और प्लस का ये 4, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी शर्त लगाइए आप अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में कहा गया कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए। क्या कहा गया है? यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
यानी अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो वे 2:3 के अनुपात में हो जाते हैं। तो क्या कहा गया? दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अगर अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात जो होगा वो 2:3 यानी कि 2/3 के बराबर हो जाती है वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x + 3 3 = 9, 2y + 2 3 = 6। वैल्यू हमारे पास y की है तो 3x = 2, y की जगह क्या रखेंगे? x + 4 प्लस का 6 और ये वाला माइनस का 9। 3x = ये हो जाएगा 2x + 8 और माइनस का 3। 2x इधर आ जाएगा, 3x - 2x दैट इज x, और 8 में से 3 गया 5। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y = कितना हो जाएगा? y = x + 4, x का मतलब 5 + 4 यानी y = हो जाएगा 9। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। जो पिछला वाला सवाल था जिसमें जो पूरा सॉल्व हो नहीं पाया था, बंद हो गया था बोर्ड, तो उसमें क्या था? उसमें x और y की वैल्यू ही आ गई थी। उसके बाद बस यही काम बचा था जो अब इसमें करने जा रहे हैं। हमको क्या करना है? भिन्न निकालनी है। तो अतः भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न आपने क्या मानी थी? x/y। x की वैल्यू कितनी? 5 और y की वैल्यू कितनी? 9। ये आंसर। फिर वही बात, सवाल आप लगा चुके हैं, इस जो भी आंसर आपको मिला उस आंसर को फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। कैसे? आंसर पर अपने सवाल में दी गई सारी कंडीशंस को अप्लाई करिए। अगर आंसर उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, उनसे ऐतराज नहीं है आंसर को, तो आपका आंसर सही है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन लगाइए। पहली कंडीशन में कहा गया कि अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो अंश और हर का योग कितना होगा? 9 × 5 = 14। अंश और हर का योग 14 है, और वो 14 क्या है? अंश और हर का योग क्या है? अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा है। अंश का 2 गुना 5 का 2 गुना और उससे 4 ज्यादा। देखिए टोटल 14 आता है। 5 दूनी 10, 4 14। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। भाई दोनों का योग 14 आया और अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा जब हमने लिया तो वो भी 14 आया। दोनों बराबर, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, यदि अंश और हर में 3 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2/3 हो जाएगा। तो अंश में 3 जोड़िए, 5 में 3 जोड़िए 8 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़िए 12 हो जाएगा। अनुपात निकालिए इसका, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, अनुपात 2/3 हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो भी आपने सवाल लगाया है वो आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाइए, इसके जैसे और सवालों को लगाइए, और आज की क्लास को फिर यहीं पर रोकते हैं। बाकी के सवाल अभी कुछ और सवाल बाकी हैं और अच्छे सवाल बाकी हैं, उनको अगली क्लास में लगवाया जाएगा। तब तक फिर आप लगाइए सवाल। जय हिंद। और हाँ, एक चीज और, ये क्लासेस जो आपको मिल रही, जो आप पढ़ रहे हैं क्लासेस, इसी सीक्वेंस में लगातार आपको मिलती रहेंगी। अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको क्लास बेनिफिशियल लगती हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, और भी जो आपके जानने वाले, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन तक आप इन क्लासेस को पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और बस यही कहना था। आज की क्लास को फिर यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।